दोस्तों, आज की कहानी बस ड्राइवर की है जिनका नाम संतोष है। तो चलिए अब यह कहानी संतोष के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले एक शिकायत है, आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं एक प्राइवेट बस ड्राइवर हूं। मैं पिछले 20 सालों से सड़कों पर बस चला रहा हूं और इन वर्षों में हर तरह के रास्तों और हालातों से गुजरा हूं। लेकिन आज जो अनुभव मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटना है। यह वह वाकया है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। यह किस्सा उस दौर का है जब मैं हर दिन बस ड्राइविंग किया करता था। मुझे और मेरे साथी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा कुछ हमारे साथ होगा जो हमारी सोच से परे होगा। वो रात ऐसी थी जिसने हमारी सोच और समझ दोनों को हिलाकर रख दिया। उस समय हम ऐसी स्थिति में थे कि कुछ समझने या संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन चलिए अब मैं सीधे उस रात की बात करता हूं। उस दिन मेरे साथ हमेशा की तरह मेरा खलासी मोहित था। मोहित बहुत ही जिम्मेदार और समझदार लड़का था। हम रोज की तरह लखनऊ से नागपुर खेड़ा के लिए बस लेकर रवाना हुए। यह सफर अब हमारी आदत बन चुका था, मगर उस रात जो कुछ हुआ उसने हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सुबह जब मैंने बस स्टार्ट की तो इंजन कुछ अजीब आवाज कर रहा था। कई दिनों से मैं इसे नजरअंदाज करता आ रहा था, मगर उस दिन दिल ने कहा कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। जब हम शहर पहुंचे तो मैंने मोहित से कहा, मोहित, आज गाड़ी को मैकेनिक को दिखा देते हैं, वरना बीच रास्ते में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। मोहित थोड़ा परेशान होकर बोला, भैया इससे तो बहुत देर हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी लौटने में। मैंने उसे समझाया, देर सही, लेकिन अगर रास्ते में गाड़ी बंद हो गई तो और परेशानी होगी। हम बस को शहर के एक जाने माने मैकेनिक के पास ले गए। वहां पहले से ही कई गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं। मोहित बेचैन होकर बोला, भैया लगता है आज बहुत समय लग जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं मोहित, जरूरी काम है। करीब 2 घंटे बाद बस ठीक हो गई और हम वापस उस स्टैंड पर पहुंचे जहां से सवारियां लेनी थी, मगर वहां एक भी यात्री नहीं था। मोहित ने इधर उधर देखा और बोला, भैया शायद लोग किसी और गाड़ी में चले गए, अब इतनी रात को कोई नहीं मिलेगा। वाकई वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहित ने सुझाव दिया, क्यों ना यहीं रात गुजार लें और सुबह निकलें। काश उस दिन मैंने उसकी बात मान ली होती, लेकिन मैंने कहा, नहीं मोहित, हमें आज ही पहुंचना होगा। डरने की कोई बात नहीं है, यह रास्ता हम रोज तय करते हैं। मोहित मेरी बात मान गया और हम बस लेकर निकल पड़े। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। बस की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। सड़कें सुनसान थीं। तभी हमने देखा सड़क किनारे 2 आदमी खड़े हैं जो लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने मोहित से पूछा, क्या करें? मोहित बोला, भैया बैठा लेते हैं, थोड़ी कंपनी रहेगी। मैंने बस रोकी और वे दोनों पीछे बैठ गए। कुछ किलोमीटर बाद हमें सड़क के किनारे एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची खड़ी दिखे। तीनों ने लिफ्ट मांगी। मोहित थोड़े घबराए से स्वर में बोला, भैया इतनी रात को ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने देखा औरत ने घूंघट निकाला हुआ था। आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा था और बच्ची अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े थी। मोहित ने पूछा, कहां जाना है? आदमी बोला, आगे गांव जाना है, गाड़ी खराब हो गई है, बच्ची को ठंड लग रही है, जल्दी पहुंचना है। उनकी हालत देखकर मुझे रहम आ गया और मैंने उन्हें बस में बैठा लिया। वे तीनों चुपचाप बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। बस फिर से रात के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वे चढ़े, बस के अंदर ठंडी हवाओं का अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बस के अंदर बर्फ फैला दी हो। मोहित ने तुरंत अपनी जैकेट कसकर बंद कर ली। तभी अचानक बस की लाइटें झपकने लगी और गाड़ी झटकों से हिलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति बस को पीछे खींच रही हो। फिर एकाएक बस बंद हो गई, हेडलाइट्स भी गुल हो गईं और चारों तरफ स्याह अंधेरा छा गया। अब बस के भीतर गहरा सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा बेहद डरावना था। मोहित घबराकर बोला, भैया ये सब क्या चल रहा है? मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी बस के पीछे बैठे एक शख्स नीचे उतर आया और बोला, मैं थोड़ा बहुत इंजन जानता हूं, देख लूं?
वो बोनट खोलकर कुछ देर छेड़छाड़ करता रहा, फिर बोला, अब ट्राई करो। मैंने दोबारा कोशिश की और इस बार बस स्टार्ट हो गई। मैंने राहत की सांस ली और उसका शुक्रिया अदा किया। मगर हमें क्या मालूम था कि जो हमारी बस में चढ़े थे वो कौन थे। कुछ देर बाद मोहित टिकट चेक करने पीछे गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा वह वहीं ठिठक गया। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ मोहित? वो कांपती आवाज में बोला, भैया वो तीनों इंसान नहीं है। मैंने पहले तो उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन तभी ड्राइवर केबिन में बैठा दूसरा यात्री घबराते हुए बोला, आपका साथी सही कह रहा है, वो लोग सामान्य नहीं है। अब मेरी भी धड़कन तेज हो गई थी। मोहित ने कांपते हुए कहा, भैया वो आदमी और औरत अब किसी और ही रूप में बदल चुके हैं, और वो बच्ची, उसने अभी अभी उस आदमी की गर्दन को चबा डाला जो हमारे साथ बस में चढ़ा था। हमारे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो तीनों अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे थे। बस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मोहित अभी भी कांप रहा था, उसकी नजरें बस के पीछे टिकी थीं। मैंने झल्ला कर पूछा, क्या बकवास कर रहा है मोहित? कौन इंसान नहीं है? मोहित ने कांपती उंगली से धीरे धीरे पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी आंखों की दिशा में देखा और मेरे होश उड़ गए। बस की पिछली सीटों पर बैठे वो तीनों अब इंसानों जैसे नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे पिघले हुए जैसे लग रहे थे, मानो किसी ने तेजाब डाल दिया हो। और सबसे भयानक दृश्य, वो बच्ची जिसने मासूमियत से मेरा हाथ पकड़कर बस में चढ़ने की इजाजत मांगी थी, अब अपने नुकीले दांतों से उस आदमी की गर्दन नोच रही थी जो हमारे साथ चढ़ा था। मेरी आंखें उस दृश्य पर टिकी रह गईं। ये क्या देख रहा हूं? मैंने खुद से बुदबुदाया। मोहित डर के मारे मेरी शर्ट पकड़कर बोला, भैया मैंने पहले ही कहा था ना, ये कोई आम लोग नहीं है। अब समझ आ गया कि बस के अंदर अचानक ठंड क्यों बढ़ गई थी और माहौल क्यों अजीब हो गया था। मैंने गियर को कसकर थामा और मन में सवाल उठने लगा, अब क्या किया जाए? तभी बस के अंदर किसी जानवर जैसी गुर्राहट सुनाई दी। वो आदमी जिसे औरत और बच्ची मिलकर नोच रही थी, अब बिल्कुल निढाल हो गया था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और बस की सीटें खून से लाल हो चुकी थीं। फिर वो औरत धीरे धीरे उठी और अपना घूंघट हटा दिया। हे भगवान! मोहित के मुंह से निकला और वो डर के मारे पीछे हट गया। मैं भी हैरान रह गया। उस औरत का चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे, होंठ फटे हुए जिनसे खून रिस रहा था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, मानो कोई हड्डियां तोड़ रहा हो। फिर उसने अपनी लंबी उंगलियां फैलाईं, जिनके नाखून बेहद लंबे और धारदार थे। जितनी डरावनी कहानियां अब तक सुनी थीं, सब सामने हकीकत बनकर खड़ी थीं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मोहित की सांसें तेज हो रही थीं। उसका चेहरा सफेदी लिए हुए था, जैसे उसमें खून ही न बचा हो। मैंने उसकी तरफ एक मिश्रित भाव से देखा, डर और गुस्से के साथ। पर सच्चाई ये थी कि मैं खुद भी भीतर से कांप रहा था। बस की आखिरी सीटों पर बैठे वो तीनों अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे। वह औरत जिसने कुछ ही पलों पहले अपना घूंघट हटाया था, अब किसी और ही शक्ल में थी। उसकी आंखों की जगह खाली काले गड्ढे थे, होंठ बुरी तरह फटे हुए थे और उन पर सूखा हुआ खून जमी हुई परत बन गया था। उसका पूरा शरीर कुछ इस तरह टेढ़ा मेढ़ा था जैसे उसकी हड्डियां उल्टी दिशा में जुड़ गई हों। भैया अब क्या करेंगे? मोहित की आवाज थरथरा रही थी। मैंने स्टीयरिंग को कसकर थामा और बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई बस एक झटके से कांपी और फिर इंजन पूरी तरह शांत हो गया। हम यहां से नहीं निकल सकते, मेरे मुंह से धीरे से निकला। तभी पीछे से हंसी सुनाई दी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे कोई सूखी बेमेल और टूटी आवाज अपने गले से निकाल रहा हो। मोहित अब मेरी बाजू को कसकर पकड़े खड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। भैया वो हम दोनों की तरफ घूर रहे हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने हल्के से सिर घुमाकर पीछे देखा। वो आदमी जो अभी कुछ देर पहले सामान्य लगता था, अब उसका चेहरा झुलसे हुए मांस जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं और उसके होंठों से खून रिस रहा था। वह धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हो रहा था, लेकिन उठने का तरीका अजीब था, जैसे कोई कठपुतली ऊपर से खींची जा रही हो।
उसके हर जोड़ से अजीब टिक टिक की आवाजें आ रही थीं, मानो उसकी हड्डियां टूट रही हों। अब कुछ करना ही पड़ेगा, मैंने घबरा कर कहा, लेकिन मेरे शरीर ने जैसे जवाब दे दिया था। मोहित पीछे हटने ही वाला था कि तभी वह बच्ची जो अब तक उस औरत के बगल में बैठी थी, अचानक एक तीखी चीख के साथ उछल पड़ी। उसकी चीख इतनी कर्कश थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मोहित दर्द से कराहता हुआ जमीन पर बैठ गया। भैया, ये सब क्या हो रहा है? मैंने झट से हॉर्न दबाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। बस अब जैसे मर चुकी थी। लाइटें भी बुझ चुकी थीं। बाहर का अंधेरा और भी घना हो चुका था। तभी वो औरत, जो अब किसी परछाई जैसी दिख रही थी, धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसका सिर धीरे धीरे उल्टा घूमने लगा और उसकी हड्डियों के छटकने की आवाजें पूरे बस में गूंज रही थीं। भैया, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोहित अब पूरी तरह से रो रहा था, लेकिन मैं जानता था कि रोना अब काम नहीं आने वाला। फिर उसी आदमी ने एक जोरदार दहाड़ मारी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई हैवान चीख रहा हो। अब उसकी जीभ लंबी, काली और फटी हुई दिख रही थी। उसके दांत किसी दरिंदे जैसे नुकीले हो चुके थे। वो तेजी से हमारी ओर लपका। दौड़ मोहित, जल्दी! मैंने उसकी कलाई पकड़ी और केबिन का दरवाजा खोला। हम दोनों ने एक साथ बस से छलांग लगा दी। बाहर की बर्फीली हवा ने जैसे होश लौटा दिए, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था। बस के भीतर से और भी अजीब आकृतियां बाहर निकलने लगी थी। वो सभी अब किसी भी दृष्टि से इंसान नहीं रहे थे। उनका चलना, उनकी नजरें, उनका हाव भाव, सब कुछ परग्रही जैसा लग रहा था। भैया, अब क्या रास्ता है? मोहित ने कांपते हुए पूछा। मैंने चारों तरफ देखा। सामने जंगल की ओर कुछ दूरी पर हल्की रोशनी दिख रही थी, शायद कोई बस्ती या कोई ढाबा। भागो मोहित, बस उस रोशनी तक पहुंचना है। मैं उसे खींचते हुए दौड़ा। फिर वही दहाड़ हमारे पीछे से आई। अब वे सभी आकृतियां हमारे पीछे दौड़ पड़े थे। उनके कदमों की आवाज किसी भारी जानवर की दौड़ जैसी थी, लेकिन वे मनुष्य नहीं थे। मेरे पैरों में अब जान नहीं बची थी, लेकिन रुकना मतलब मौत था। भैया, वो पास आ रहे हैं, मोहित ने हांफते हुए कहा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैंने पलटकर देखा तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। अब उसकी जीभ इंसानों जैसी नहीं रही। वो लंबी, काली और चीरी हुई थी। उसके दांत किसी हिंसक जानवर की तरह तेज और नुकीले हो चुके थे। अचानक वो पूरी रफ्तार से हमारी ओर लपका। भागो भैया! मोहित ने डर के मारे चिल्लाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने तुरंत केबिन का दरवाजा खोल दिया। हम दोनों एक साथ धक्का देकर बस से कूद गए। बाहर की बर्फीली हवा हमारे चेहरे से टकराई, लेकिन राहत नहीं मिली, क्योंकि बस के अंदर से अब और भी कई डरावनी आकृतियां बाहर निकलने लगी थीं। वो अब किसी भी तरह से इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी हरकतें, नजरें और चाल किसी दूसरी ही दुनिया से आई हुई सी थीं। भैया, अब क्या करें? मोहित ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैंने आंखें फाड़कर दूर देखा। जंगल के किनारे कहीं हल्की रोशनी झलक रही थी। शायद कोई बस्ती या कोई ढाबा होगा। भागो मोहित, बस उस रोशनी तक पहुंचना है। मैंने उसे खींचते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से फिर वही रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ गूंजी। अब वे सब हमारी तरफ भाग रहे थे। उनके दौड़ने की आवाज जैसे घोड़ों की टापों जैसी थी, लेकिन वो घोड़े नहीं थे, ना ही इंसान। मेरे पैर अब जवाब देने लगे थे, लेकिन मैं जानता था कि अगर रुका तो जान नहीं बचेगी। भैया, वो नजदीक आ रहे हैं, मोहित हांफते हुए बोला। मैंने पीछे देखे बिना दौड़ना जारी रखा, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर एक बार भी पलटा तो सब खत्म हो जाएगा। हम अंधेरे में पूरी जान से दौड़ रहे थे। पीछे से चीखें और जोर पकड़ने लगी थीं। उनके कदमों की आवाज सड़क पर ऐसे गूंज रही थी जैसे कई दरिंदे एक साथ दौड़ रहे हों, मगर उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। मोहित अब थकने लगा था। भैया, मेरी टांगें अब नहीं चल रही, वो हांफते हुए बोला। मैंने उसका हाथ कसकर थामा। थोड़ा और मोहित, बस उस रोशनी तक पहुंच जाई। अब जंगल के सिरे पर एक टिमटिमाती रोशनी साफ दिख रही थी, जैसे किसी ने मिट्टी का दिया जला रखा हो। उम्मीद से मैंने उसी ओर देखा, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार चीख आई। रुको! उस आवाज में ऐसी ताकत थी कि मोहित के कदम लड़खड़ा गए। मैं भी एक पल के लिए जैसे जड़ हो गया।
लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को पकड़ लिया हो। फिर मैंने खुद को झकझोरा। भागो मोहित, मैं चिल्लाया और दोबारा दौड़ने लगा। अब मेरे पैरों में भी भारीपन आने लगा था, जैसे हम कीचड़ में फंस रहे हों। अचानक मोहित गिर पड़ा। भैया, मेरा पैर, कोई चीज मुझे पकड़ रही है, वो तड़पते हुए बोला। मैं झुककर देखने ही वाला था कि जमीन से दो सफेद कंकाल जैसी उंगलियां निकली हुई दिखी, जो उसकी टांग को पकड़ रही थीं। वो छटपटा रहा था। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा, लेकिन अब जमीन से सिर्फ हाथ नहीं, बल्कि एक पूरा कंकाल ऊपर आ रहा था। उसकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और उसके जबड़े से मिट्टी टपक रही थी। भैया, ये क्या है? मोहित की आवाज डर से कांप रही थी। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी मेरे हाथ एक बड़ा पत्थर लगा। मैंने उसे उठाकर उस हाथ पर पूरी ताकत से दे मारा। जैसे ही पत्थर लगा, वो हाथ जमीन में झटके से समा गया। मोहित को खींचते हुए मैंने दोबारा दौड़ना शुरू किया। हमें उस रोशनी तक पहुंचना होगा, मैं बोला। मोहित अब भी लुढ़कता सा चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बचने की उम्मीद। हम पूरी रफ्तार से भागते रहे। पीछे से राक्षसी चीखें अब और करीब होती जा रही थीं। तभी सामने एक विशाल बरगद का पेड़ आ गया। उसी के पीछे वो रोशनी जल रही थी। भैया, ये जगह ठीक तो है? मोहित ने घबराकर पूछा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि पेड़ के नीचे से एक गहरी आवाज आई। तुम लोग देर से आए हो? हमारी सांसें थम गईं। पेड़ के नीचे एक काली आकृति बैठी थी। पीठ हमारी ओर थी। उसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी लौ झूम रही थी। उसकी परछाई कुछ ज्यादा ही लंबी और अजीब थी, मानो वो किसी आम इंसान की ना हो। मोहित ने फुसफुसाया, भैया, ये कौन है? मैंने कांपती आवाज में कहा, बाबा, हमारी मदद करो। वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें बंद थीं, लंबी जटाओं और राख में सना चेहरा, जैसे कोई साधक हो। वह कोई और नहीं, एक तांत्रिक था। उसने धीरे से अपनी बंद पलकों को खोला। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल सपाट, पुतलियों के बिना। उसकी भारी आवाज गूंजी, तुम अब उस रास्ते पर हो जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। मेरी रूह कांप गई। मैंने कांपती जुबान से कहा, बाबा, हमें बचा लीजिए, वो हमारे पीछे हैं। तांत्रिक ने दिए की लौ की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, अगर इस रोशनी को पार कर लोगे तो बच जाओगे, लेकिन अगर रुके तो हमेशा यहीं रह जाओगे। मोहित मेरी तरफ देखने लगा। भैया, मैंने बिना ज्यादा सोचे उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ चला। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से एक बेहद लंबी और पतली परछाई निकली। उसका शरीर हड्डियों से भरा था। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। वो सीधा हमें घूर रही थी। अब तुम नहीं बच सकते। वो धीरे धीरे हमारी ओर आने लगी। तांत्रिक ने ऊंचे स्वर में कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा एकदम तेज हो गई। दिए की लौ और तेज चमकने लगी, और फिर उसने जमीन से मुट्ठी भर राख उठाई और हमारी ओर उछाल दी। जैसे ही राख हमारे ऊपर पड़ी, पूरी जगह तेज रोशनी से भर गई। मेरी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं, और फिर सन्नाटा। जब आंखें खुली तो हम दोनों सड़क के किनारे पड़े थे। सुबह की हल्की धूप पड़ी थी, लेकिन बदन में अब भी रात की सिहरन बाकी थी। मोहित बगल में खड़ा हाँफ रहा था। वो मुझसे भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। हमारी नजरें बस की पिछली सीट पर जाकर ठहर गईं। वहां कोई बैठा था, घूंघट में ढका चेहरा, वही जिसने बस में बैठने से पहले मुझसे लिफ्ट मांगी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने तो अपनी आंखों से देखा था कि बस जंगल में गायब हो गई थी। मैं कुछ पलों तक वहीं खड़ा रह गया। मोहित की कांपती आवाज आई, भैया, ये बस यहां कैसे आई? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और बस के पास पहुंचा। उसकी खिड़कियां धूल से भरी थीं, जैसे इसे सालों से किसी ने छुआ भी नहीं। लेकिन पिछली सीट पर वही घूंघट वाला चेहरा वैसे ही बैठा था, बिल्कुल स्थिर। मैंने साहस बटोरकर खिड़की से अंदर झांका। सीटें, ड्राइवर सीट, हैंडल सब वैसा ही था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। मोहित पीछे से बोला, भैया मत जाओ अंदर। लेकिन मैं अब रुका नहीं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, जैसे उसे जबरदस्ती बंद किया गया हो। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, हर कदम पर धूल उड़ रही थी, जैसे ये बस सदियों से बंद हो। मेरी नजर बस की आखिरी सीट पर टिकी हुई थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थीं। घूंघट के पीछे
कुछ अजीब सा झलक रहा था। कौन है वहां? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस के अंदर अजीब सी चुप्पी थी। अब मैं बस 2 सीट दूर था। मन में एक ही सवाल था, अगर बस यहां है तो वो बाकी लोग कहां हैं? मोहित बाहर से चिल्लाया, भैया जल्दी बाहर आओ। लेकिन अब मैं बहुत पास आ चुका था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और घूंघट को धीरे से हटाया। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। वहां कोई चेहरा नहीं था, बस एक जलती हुई खोपड़ी रखी थी। उसकी आंखों की जगह से धुआं निकल रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा बस एकदम अंधेरे में डूब गई। सीटों के पीछे से धीरे धीरे कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। अब पीछे से किसी के चलने की आहट आने लगी, जैसे कोई सीटों के ऊपर से चल रहा हो। मैंने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा। मोहित अब भी बाहर खड़ा था। उसने मुझे देखा और चिल्लाया, भैया अंदर क्या हो रहा है? लेकिन मैं अब बोल नहीं पा रहा था। आवाज जैसे गले में अटक गई हो। तभी एक बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने मेरे कंधे को छू लिया। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और पलटा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन मेरी पीठ पर अब काले निशान थे, हाथ के। और तभी वो आवाज गूंजी, तुम फिर वापस आ गए। वही औरत थी, घूंघट वाली। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। अब बस हिलने लगी थी। सीटें अपने आप हिल रही थीं। खिड़कियां जोर जोर से खुल और बंद हो रही थीं। फिर पिछली सीटों से किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। वहां 3 परछाइयां बैठी थीं। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। अब तुम नहीं बच सकते। बाहर खड़ा मोहित दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने एक पत्थर उठाकर खिड़की पर मारा। खिड़की टूटने की बजाय उस पर एक चेहरा उभर आया, झुलसा हुआ चेहरा, बिना आंखों के। मोहित चीखते हुए पीछे हट गया। अब पूरी बस जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और हॉर्न बजाया। हॉर्न की तेज आवाज के साथ ही सब थम गया। दरवाजा खुल गया। मैं फौरन बाहर कूद गया। मोहित ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन बस की हेडलाइट जल चुकी थी। वो तीनों परछाइयां अब भी सीटों पर थीं, मुझे घूरती हुई। तभी एक भारी आवाज आई, इस बार बच गए, लेकिन हर बार नहीं। और देखते ही देखते बस के चारों टायर जमीन में धंसने लगे। कुछ ही पल में पूरी बस मिट्टी में समा गई। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। मोहित ने कांपते हुए पूछा, भैया अब क्या करें? मैंने चुपचाप सड़क की ओर देखा। वहां कोई आ रहा था, धीरे धीरे। कोई जो हमें देख रहा था और हमारे बारे में सब जानता था। मैंने कांपते हुए पीछे निगाह डाली। वहां 3 धुंधली परछाइयां टिकी थीं, जिनके चेहरे अब भी रहस्यमय थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं। बाहर खड़ा मोहित बस का दरवाजा खोलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसने जमीन से पत्थर उठाकर खिड़की पर दे मारा, लेकिन कांच टूटने की जगह एक चेहरा उभर आया। झुलसी हुई त्वचा, आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे। मोहित घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। बस अब जोर जोर से हिल रही थी, जैसे कोई उसे नीचे से खींच रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर स्टीयरिंग थामा और जोर से हॉर्न दबाया। आवाज के साथ ही सब कुछ रुक गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। मैं तेजी से बाहर कूदा। मोहित ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन अब बस की हेडलाइट जल चुकी थी। पिछली सीट पर वो तीनों परछाइयां अब भी जमी थीं, बस की गहराई से मुझे घूरती हुई। तभी एक भारी आवाज गूंजी, आज तो बच गए। लेकिन ये आखिरी बार था। बस के चारों पहिए खुद ब खुद जमीन में धंसने लगे। कुछ ही पल में बस मिट्टी में गुम हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मोहित हांफते हुए बोला, भैया अब क्या करें? मैं बिना कुछ कहे सड़क के सिरे की ओर देखने लगा। वहां कोई आ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, पर उसकी नजरें सीधे हम पर थीं, जैसे वो हमें पहले से जानता हो। हम दोनों सड़क के किनारे जड़ खड़े थे। मिट्टी में समाई बस की जगह अब खाली थी। माहौल में सन्नाटा था। उस अजनबी की चाल धीमी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी। मोहित ने धीरे से कहा, भैया ये कौन हो सकता है? जैसे जैसे वो नजदीक आया, उसकी छवि साफ होने लगी। लंबे बिखरे बाल, चेहरा राख से ढका, हाथ में त्रिशूल और गले में हड्डियों की माला। ये साधारण आदमी नहीं था, वो एक साधक था। उसने हमारी ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, तुम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हो जहां लौटना आसान नहीं।
मोहित थरथराते हुए बोला, भैया हमारी बस। लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। जो उस राह पर गया वो लौट कर नहीं आता, पर तुम अब भी जिंदा हो। इसका मतलब है मौत तुम्हारे आसपास है, पर वो पूरी नहीं हुई। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, बाबा ये सब क्या था? वो कौन थे? उसकी सफेद आंखों में एक डरावनी शांति थी। उसने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, इस रेखा को पार कर लोगे तो आगे की राह मिलेगी, लेकिन रुक गए तो यहीं अटक जाओगे। मोहित ने बेचैनी से पूछा, लेकिन ये सब हुआ क्यों? साधक ने गहरी सांस ली और कहा, जिस रास्ते से तुम लौटे हो वो आम नहीं। ये कोई नागपुर खेड़ा नहीं, एक श्रापित धरती है। जहां जो आता है उसकी छाया वहीं रह जाती है। मैंने कांपती आवाज में कहा, पर हम तो इस रास्ते से कई बार गुजरे हैं, पहले कभी कुछ नहीं हुआ। उसने हल्की सी मुस्कान दी। पहले तुम्हारे भीतर कोई दरवाजा नहीं खुला था, पर आज तुमने उनकी हद लांघ दी। मोहित लगभग फूट पड़ा। बाबा अब बचने का रास्ता? उसने अपने गले से एक ताबीज निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। इसे पकड़ो और पूरब की ओर चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम्हारा वजूद भी इसी जमीन में गुम हो जाएगा। मैंने ताबीज कसकर पकड़ लिया। मोहित ने मेरी कलाई थाम ली। भैया चलें? मैंने साधक को देखा जो अब कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। हवा और भी ठंडी हो चली थी। जमीन पर कुछ आकृतियां बन रही थीं। हमने देर न करते हुए चलना शुरू किया। हमारे कदम तेज होते गए, लेकिन जैसे ही हमने उस लकीर को पार किया, एक चीख गूंजी। रुको! मोहित ठिठक गया। मैंने उसका हाथ खींचा। नहीं मोहित, मत देख। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोहित की आंखें सफेद होने लगीं। उसके होंठ फड़क रहे थे। मैं उसे झकझोरता रहा, मोहित पीछे मत देख। लेकिन वो देख चुका था, और तभी वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। मैंने डर से तांत्रिक की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ धुएं का गुबार था, और उस धुएं में कोई मुस्कुरा रहा था। यह जमीन ऐसी है जहां जो एक बार आता है फिर लौटकर नहीं जाता। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कांपती आवाज में मैंने कहा, लेकिन भैया हम तो रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं, पहले तो कभी कुछ अजीब नहीं लगा। तांत्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। पहले तुम्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन आज तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो उन्हें नागवार गुजरा। मोहित लगभग रो ही पड़ा। बाबा अब क्या करें? तांत्रिक ने गले से एक टूटा सा ताबीज निकाला और मेरी ओर बढ़ा दिया। इसे थाम लो और सूरज के उगने वाली दिशा में बिना रुके चलते जाओ। एक बार भी अगर पीछे मुड़े तो तुम्हारी आत्मा यहीं की होकर रह जाएगी। मैंने वो ताबीज कसकर पकड़ लिया। मोहित ने मेरी बांह थामी। भैया अब चलें? मैंने गहरी सांस ली और तांत्रिक की ओर देखा, जो अब मंत्र पढ़ रहा था। मोहित जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और शरीर सख्त होता जा रहा था। मैंने घबराकर उसे हिलाया, मोहित उठ, पीछे मत देख। लेकिन उसकी आंखें ऊपर की ओर जम चुकी थीं, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। हवा तेज हो चली थी। चारों ओर मिट्टी उड़ रही थी, मानो कोई तूफान उठ रहा हो। तांत्रिक की बात अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, पीछे मुड़ोगे तो सब खत्म। मैंने मोहित को खींचा और कंधे पर लाद लिया, लेकिन अब उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी सांसें हल्की हो चुकी थीं। मैं तेजी से चलने लगा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो आवाज इतनी भारी थी कि मेरी रीढ़ तक सुन्न पड़ गई। मैंने आंखें बंद कर ली, खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगे। भैया मुझे थाम लो, ये मोहित की आवाज थी, लेकिन वो तो मेरे कंधे पर था। मैं पसीने से भीग चुका था। अब समझ गया था कि यह सिर्फ धोखा है। कोई हमें रोकना चाहता है। भैया मेरी बात सुनो। इस बार आवाज में अजीबपन था, जैसे किसी और की जबान से जबरन बुलवाया जा रहा हो। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन मैं जमीन की तरफ देखते हुए चलता रहा। हवा और तेज हो गई थी। लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो, लेकिन मैं रुका नहीं। फिर मिट्टी मेरे पैरों तले सरकने लगी, मानो जमीन किसी गहरी खाई में बदल रही हो। मैंने मोहित को कसकर थामा और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे पैर भारी हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। अब कोई रास्ता नहीं बचा। वही आवाज फिर गूंजी। मेरे कान झंझना उठे, लेकिन मैंने नजरें नीचे ही रखी। पीछे नहीं देखना था, नहीं रुकना था। तभी हवा एकदम शांत हो गई।
माहौल थम गया। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। दूर पूरब में हल्की रोशनी दिख रही थी, सूरज की पहली किरण, उम्मीद की हल्की चमक। लेकिन तभी मोहित ने बुदबुदाया, भैया वो देखो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं मोहित, मत देख। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर झटकों से कांपने लगा। वो मेरे कंधे से गिर पड़ा। उसकी आंखें पीछे की ओर टिकी थीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। मोहित! मैंने उसे कसकर पकड़ा, लेकिन उसका शरीर हवा में उठने लगा। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी पकड़ से बाहर जा रहा था। उसके मुंह से धीमी चीख निकली और फिर वो धुएं के गुब्बार में समा गया। मोहित! मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ स्याह अंधेरा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उसे नहीं बचा पाया। फिर हवा में वही आवाज गूंजी, अब तुम अकेले हो। मैं कांप उठा। चारों तरफ बस बंजर धरती थी और कहीं कोई नहीं था। मैंने अपने हाथ देखे, खून से सने हुए, पर समझ नहीं पाया कि वो खून मोहित का था या मेरा। तभी जमीन पर कुछ चमका। वो ताबीज था जो तांत्रिक ने दिया था, अब टूट चुका था। मैंने उसे उठाया और तभी मेरे पीछे से किसी की हंसी गूंजी। मैं पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन सवाल यह था, ये दौड़ कहां जाकर रुकेगी? मैं अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। हवा मेरे कानों के पास सरसराती हुई निकल रही थी, मगर उस डरावनी हंसी ने मेरे पैर और तेज कर दिए थे। मेरी सांसें उखड़ चुकी थीं। लग रहा था जैसे पैर मिट्टी में धंस रहे हों, लेकिन रुकना अब मुमकिन नहीं था। मैं नहीं जानता था कि दिशा कौन सी है, बस इतना मालूम था कि रुकते ही अंजाम वही होगा जो मोहित का हुआ। मेरे जहन में बस एक ही बात गूंज रही थी, तांत्रिक की चेतावनी, अगर थम गए तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। पसीना गले से नीचे बह रहा था, लेकिन मैं बिना देखे भागता रहा। आगे एक उखड़ी हुई सड़क दिखाई दी। शायद वही रास्ता गांव की सीमा पार कर आता था। मुझे उम्मीद की हल्की रोशनी नजर आई, लेकिन उसी पल पीछे से आवाज आई, रुको। ये आवाज जानी पहचानी थी। मेरा दिल धक से रह गया। ये मोहित की आवाज थी। मेरा कलेजा कांप गया, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैं जानता था यह सब छलावा था, वही धोखा जिसने मोहित को मुझसे छीन लिया। फिर आवाज पास आने लगी, भैया रुक जाओ, मैं मोहित हूं। मैंने आंखें भींच ली। मेरी रफ्तार और बढ़ गई, लेकिन वो आवाज भी मेरे साथ साथ चलने लगी। अब तो ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे दौड़ रहा हो। किसी के पैरों की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी, मगर मैंने निगाहें मोड़ी नहीं। देखना मना था, रुकना नामुमकिन था। सामने की सड़क अब कोहरे में छिपने लगी थी। मन कर रहा था कि किसी जगह छुप जाऊं, पर छुपने को कुछ नहीं था। मेरी टांगों में अब ताकत खत्म हो रही थी, लेकिन बस गांव से निकलना जरूरी था। तभी मुझे दूर एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे वही तांत्रिक बैठा था, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता हुआ। उसके चारों ओर लाल धागों का एक घेरा बना हुआ था, जैसे किसी शक्ति को बाहर रखने के लिए। मैंने आखिरी दम लगाकर दौड़ लगाई और उसके पास पहुंचा। जैसे ही उस घेरे में कदम रखा, एक भयंकर चीख पीछे से आई, नहीं! फिर सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, जंगल चुप हो गया। मैं हाँफ रहा था। तांत्रिक ने धीरे से आंखें खोली और मेरी ओर देखा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मोहित कहाँ है भैया? कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मेरे सामने अंधेरा छा गया। नहीं, मैंने उसे देखा था, उसकी आवाज सुनी थी। तांत्रिक ने लंबी सांस ली। तूने उसका जिस्म देखा था, रूह नहीं। जो यहां फंस जाए वो फिर नहीं लौटता। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जिस्म जवाब दे चुका था, मगर दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, अब क्या करूं बाबा? तांत्रिक ने भभूत उठाई और मेरे माथे पर लगा दी। सूरज उगने से पहले गांव छोड़ दे, तभी तू बच सकेगा, वरना तू भी उनका हिस्सा बन जाएगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। यकीन करना मुश्किल था कि मैंने अपने सबसे अजीज को खो दिया था, मगर वक्त कम था। मुझे पता था अगर अब नहीं निकला तो मेरी रूह भी इसी जमीन में समा जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और गांव के बाहर जाने का रास्ता पकड़ लिया, मगर दिल में अब भी एक सवाल घूम रहा था, क्या मैं वाकई बच पाऊंगा?
अब मैं गांव से बाहर निकलने वाली पतली सी पगडंडी पर तेज कदमों से भाग रहा था। सूरज उगने ही वाला था, मगर मेरे दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। जहन में बस एक ही बात थी, अगर सूरज की किरणें पड़ने से पहले मैं यहां से बाहर नहीं निकला तो मेरी रूह भी इसी जमीन में फंस जाएगी। पीछे से तांत्रिक की गूंजती आवाज आई, रुकना मत, पीछे मत मुड़ना। मगर मेरे शरीर ने जैसे जवाब देना शुरू कर दिया था। पैरों में अब जान नहीं बची थी, फिर भी मैं किसी तरह आगे बढ़ रहा था। ठीक उसी वक्त मेरे पीछे एक बेहद परिचित आवाज आई, भैया आप मुझे ऐसे छोड़कर जा रहे हो? वो आवाज सुनते ही मेरी रग रग कांप उठी। ये मोहित की आवाज थी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपनी उंगलियों को भींच लिया, लेकिन पीछे नहीं देखा। मुझे यकीन था ये सिर्फ एक धोखा है, एक माया जो मुझे फंसाना चाहती है। आवाज और करीब आई, भैया मैं आपके बिना कहां जाऊंगा? अब तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कानों के ठीक पास बोल रहा हो। मेरी सांसें थमने लगीं, लेकिन मैं खुद को संभाले रहा। पीछे नहीं देखना, बस निकल जाना है। अब गांव का आखिरी मोड़ सामने आ चुका था, बस यही पार करना था और मैं बच निकलता। मगर तभी वो सामने आ खड़ी हुई, वही घूंघट वाली औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। उसकी आंखों से लाल लहू टपक रहा था। उसने बेहद धीमे और डरावने स्वर में कहा, तू यहां से नहीं बच सकता। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी सांस रुक गई। मैंने एक कदम पीछे लिया ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। बर्फ जैसे ठंडे हाथ मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। फिर कानों में एक सरसराहट गूंजी, अब तू भी हमारा हिस्सा है। मेरा होश जवाब देने लगा। हाथ पांव ढीले पड़ने लगे थे। तभी सूरज की पहली किरण धरती पर आ गिरी। एक भयंकर चीख फिजा में गूंजने लगी, जैसे पूरी धरती कांप उठी हो। मेरे कंधे से वो हाथ झटके से हट गया। सामने खड़ी वो औरत अब हवा में घुलती जा रही थी। उसकी कराहती चीखें अभी भी कानों में गूंज रही थीं, मगर अब मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। मैं पूरी ताकत से दौड़ा। गांव की सीमा पार करते ही अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई थी, पेड़ स्थिर हो गए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं थक कर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें फूली हुई थीं, आंखों से आंसू बह निकले। मैं बच गया था, मगर मोहित वो नहीं बचा। मैं सिसकने लगा। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती चीज पर गई। वो वही ताबीज था जो मोहित ने थामा था। मैंने धीरे से उसे उठाया और जैसे ही हाथ में लिया, हवा में फिर वो जानी पहचानी आवाज आई, भैया अब आप महफूज हैं। मैंने आंसू पोंछे और ऊपर आसमान की ओर देखा। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था और मेरे साथ मोहित की यादें हमेशा के लिए रह गईं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।